गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ राम आईएएस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये जो आज की क्लास है वो आदिकाल पर होने वाली है, यानी कि इसमें जो है हम आदिकाल में आदिकाल के नामकरण की बात करेंगे, साथ ही जो है हम आदिकाल के टाइम पीरियड की बात करेंगे। और इसमें जो है हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि, कौन कौन से लेखक आते हैं, आदिकाल को कितने रूपों में देखा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम इस लेक्चर के अंतर्गत बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। हिंदी साहित्य के जो है हमने देखा था, वहाँ पर जो हमने सिलेबस की बात करी थी, वहाँ पर हमने देखा था हिंदी साहित्य के सिलेबस में नेट जेआरएफ के अंतर्गत हमने 10 यूनिट देखे थे। 10 यूनिट में जो है पहली यूनिट जो आती है, पहली यूनिट के अंतर्गत जो जो टॉपिक हैं आपके, उनके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है। और ये जो आज की हमारी क्लास है हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य में जो आपका सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट के अंतर्गत ये जो है हमारी सेकेंड क्लास है आदिकाल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम आदिकाल की अगर बात करते हैं तो इसके हम देखते हैं इसके टाइम पीरियड के बारे में कि आदिकाल का जो समय है वो कब से कब तक माना गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसके समय की बात करें तो इसका जो समय है वो 1000 से 1350 तक, 1000 से 1350 ईस्वी तक माना गया है। देखिए यहाँ पर आदिकाल में जो है कई लेखक कवि आए हुए हैं, तो इन्होंने जो है इसका नामकरण अपने आधारों से, मतलब कई आधारों से इन्होंने अपने अपने अनुसार माना है। आदिकाल का जो टाइम पीरियड है इसके बारे में भी काफ़ी मतभेद है। कई लेखकों ने जो है वो अपने अपने हिसाब से जो है इसके नामकरण की बात इसके जो है टाइम पीरियड की बात करी है। तो यहाँ पर जो हमें देखना है, अगर आदिकाल की हम बात करते हैं तो इसके नामांकन का प्रथम श्रेय किसे जाता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो इसके नामांकन का श्रेय जो है, सबसे पहला श्रेय जो है वो जॉर्ज गियर्सन को जाता है। ये जो जॉर्ज गियर्सन है इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसका जो श्रेय है वो जॉर्ज गियर्सन को जाता है, जॉर्ज गियर्सन को जाता है, जॉर्ज गियर्सन को जाता है। अब जो है हम इसके नामकरण की बात करेंगे कि किन लेखकों ने जो है किन किन नामों से जाना है, इसे किन किन नामों से जो है हम आदिकाल को जानते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों द्वारा आदिकाल के निम्न नाम दिए गए हैं। जैसे हम देखते हैं हिंदी साहित्य के नामकरण की बात करें, एक तरफ जो है हिंदी साहित्य का नामकरण है और एक तरफ जो है प्रस्तोताओं के नाम दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम चारण काल की बात करें तो जॉर्ज गियर्सन ने जो है आदिकाल का नामकरण, आदिकाल को चारण काल कहा है। मिस्र बंधु जो है इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। ये जो मिस्र बंधु हैं तो इनके बारे में जो है हम देखेंगे आगे। गणपति चंद्र गुप्त जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है इन्होंने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेजवपन काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। सिद्ध सामंत राहुल संगतान ने सिद्ध सामंत काल कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है आदिकाल को वीर काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने जो है संधि काल एवं चारण काल कहा है आदिकाल को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। इनके बारे में हम ऑलरेडी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लेखक हैं जिनके नाम दिए हुए हैं, जिन्होंने जो है आदिकाल को अलग अलग नामों से मतलब पुकारा है, अलग अलग जो है नाम दिए हैं, अलग अलग जो है आदिकाल का नामकरण किया है। लेकिन यहाँ पर जो है हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें जो है हम देखेंगे आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम देखेंगे। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो है, यहाँ पर रसात नहीं है जबकि रसाल है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो है आदिकाल को जयकाल कहा है। सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। और वसुदेव सिंह ने जो है वो आदिकाल को उद्भव काल कहा है। तो जो है हम आगे देखते हैं ये जो लेखक और ये जो कवियों के बारे में हमने बात करी, तो इन्होंने जो है आदिकाल को अलग अलग नामों से जाना है, अलग अलग जो है आदिकाल के नाम दिए हैं। अब जो है हम आगे बात करते हैं।
आदिकाल के हम इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास आदिकाल का कब से कब तक माना गया है, क्या इसका इतिहास है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक का ये इतिहास जो है माना जाता है। 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को जो है आदिकाल कहा जाता है। ये नाम जो है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल का जो नाम है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनके अनुसार जो है हम बात करेंगे आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, इसके बारे में भी हमने बात करी है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है आदिकाल को वीरकाल नाम दिया है, इसके बारे में जो है हमने बात करी है ऑलरेडी। अब जो है हम देखते हैं आगे हम देखते हैं आदिकाल साहित्य की परिस्थितियों के बारे में कि इस टाइम की जो है आदिकाल साहित्य की इस टाइम की जो है परिस्थितियां क्या थी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आदिकाल जो है अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये जो आदिकाल है युद्ध और अशांति का काल माना जाता है। इस टाइम पे जो है काफ़ी युद्ध होते थे और मतलब अगर युद्ध होंगे तो अशांति रहेगी, तो इस टाइम पे जो है काफ़ी युद्ध होते थे। ये जो है युद्ध का काल माना जाता है, युद्ध और अशांति का काल माना जाता है। आदिकाल मतलब इस टाइम पे जो है राजपूत निरंतर युद्धों में लगे रहते थे। विदेशी लोगों ने भी इस काल को जो है इस काल में जो है अनेक आक्रमण किए हैं। इस काल में जो है अनेक धार्मिक मतांतरों का अस्तित्व भी रहा है। आदिकाल के समय वैदिक पौराणिक धर्म के साथ जैन बौद्ध धर्म भी अपना प्रभाव जमा रहे थे। ये जो जैन बौद्ध धर्म है इसके बारे में हम देखेंगे। धार्मिक रूप से सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय परिलक्षित हो रहे थे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बौद्ध, जैन और सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, इनके बारे में हम बात करेंगे। इस काल में जो है शासन और धर्म की ओर से जनता निराश हो रही थी। राजपूतों की वीरता जो है आपसी प्रतिस्पर्धा व संघर्ष में ही नष्ट हो रही थी। तो इनके बारे में जो है हम बात करेंगे। अब जो है हम आदिकाल की प्रवृत्तियों की बात करते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या रही हैं, प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं क्या रही हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो पहली विशेषता जो है आदिकाल की, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो यहाँ से जो है आपको समझ में आ जाएगा कि आदिकाल जो है आदिकाल का समय कैसा था। आदिकाल के टाइम पर इस टाइम की जो है परिस्थितियाँ कैसी थी। तो पहला जो है आदिकालीन काव्यों में जो है युद्धों का सजीव वर्णन किया जाता था, क्योंकि उस समय के जो कवि थे राजा के दरबारों में ही रहते थे और युद्ध के समय युद्ध में लड़ने भी जाया करते थे। सेकंड जो है आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। उस समय की अधिकांशतः काव्यों के वर्णन इतिहास से मेल नहीं खाते थे। और थर्ड जो है आदिकाल के समय छोटे छोटे राज्य होते थे और सभी राजा और राज्य के लोग अपने राज्य की उन्नति के बारे में सोचा करते थे। आदिकाल के समय राष्ट्रीयता की भावना का भी क्या है यहाँ पर अभाव था। और फोर्थ जो है आदिकालीन साहित्य तथ्यपरक न होकर के कल्पना प्रधान थी। ऐतिहासिक पात्र होने पर भी इन काव्यों में जो है इतिहास नाम मात्र का ही दिखता है। और अगली जो इसकी विशेषता है, अगली जो विशेषता है आदिकालीन साहित्य जो है, आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार और वीर रस की सर्वाधिक जो है यहाँ पर प्रवृत्ति मिलती है। वीर रस और श्रृंगार का जो है यहाँ पर सर्वाधिक जो है प्रयोग इसमें किया गया था आदिकाल में। इस टाइम पे जो है इस समय जो है होने वाले युद्धों से वीर रस का वर्णन होता है। वीर रस का वर्णन व राजाओं द्वारा राजकन्याओं से होने वाले विवाह से जो है श्रृंगार रस का वर्णन होता है। तो वो अगली जो है आदिकालीन साहित्य में जो है डिंगल और पिंगल, ये जो डिंगल और पिंगल है इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस समय जो है आदिकालीन साहित्य में जो है डिंगल पिंगल भाषा का विशेष रूप से रासो साहित्य में इसका प्रयोग होता है। तो ये जो डिंगल है और पिंगल इनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि डिंगल क्या है और पिंगल क्या है। आदिकालीन साहित्य में जो है रासो काव्यों में अलंकारों का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं होता था, बल्कि यहाँ पर जो इसका प्रयोग है वो अलंकारों के प्रयोग को स्वाभाविक रूप से यहाँ पर होता था।
अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं आदिकालीन साहित्य के विभाजन के बारे में। इसको जो है किन किन मतलब कितने भागों में जो है इसे विभाजित किया गया है। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर जो है धार्मिक चीज़ें भी थी, जैसे हमने बौद्धों के बारे में बात करी, जैनों के बारे में बात करी, और जैन नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य के बारे में भी हम बात करी। तो यहाँ पर अगर हम इसके भागों की यानी इसके विभाजन की बात करते हैं तो इसे जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है धार्मिक साहित्य, और सेकंड जो है लौकिक साहित्य, और थर्ड जो है वो रासो साहित्य। आज जो है हम देखेंगे धार्मिक साहित्य के बारे में। धार्मिक साहित्य में जो है हम देखेंगे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं यहाँ पर आदिकाल की भाषा शैली के बारे में, फिर जो है हम इसके बारे में देखेंगे कि सिद्ध साहित्य क्या है, और जो है जैन साहित्य क्या है, बौद्ध साहित्य क्या है, इसके बारे में नाथ साहित्य क्या है, इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो आदिकाल की अगर हम भाषा शैली की बात करते हैं तो आदिकाल में 2 शैलियाँ मिलती थीं। जैसे हमने बात करी डिंगल और पिंगल। डिंगल शैली जो है, डिंगल शैली में कर्कश शब्दावलियों का प्रयोग होता था, जबकि जो पिंगल शैली है तो पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावलियों का प्रयोग होता था। तो इसके बारे में जो है डिंगल और पिंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो है हम देखते हैं साहित्य के बारे में देखते हैं, यानी कि साहित्य में जो है इस समय का साहित्य जो है वो मुख्य रूप से 4 रूपों में मिलता है। पहला जो है सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, और सेकंड जो है जैन साहित्य, थर्ड जो है चारणी साहित्य, और फोर्थ जो है प्रकीर्णन साहित्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। सिद्ध साहित्य क्या है, नाथ साहित्य क्या है, इसके बारे में जो है हम बात करते हैं। अगर हम सिद्ध साहित्यों की बात करें तो सिद्ध साहित्यों का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। पूर्वी भाग की अगर हम बात करते हैं यानी कि अगर हम भारत की मैप की बात करते हैं तो ये जो भारत में है भारत में पूर्वी भाग में सक्रिय थे, यानी कि इधर का जो आपका क्षेत्र है इधर, तो ये जो है पूर्वी भाग में सक्रिय थे, और इनकी संख्या जो है वो 84 मानी गई है। इनमें 84 जो इनकी संख्या है, इनमें से कुछ मुख्य इसमें जो कवि हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो 84 इनकी संख्या मानी गई है, तो ये 84 पूरी मतलब याद करना ज़रूरी नहीं है। मुख्य यहाँ पर जो कवि हैं उनके बारे में आता है एग्जाम में। तो जिनमें से जैसे हम देखें सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्बिबा और कुक्कुरिपा यानी कि कण्हपा आदि, ये जो है ये मुख्य हैं। सरहपा जो है ये प्रथम सिद्ध कवि हैं। तो इसके बारे में जो है ये याद ही रखना है कि सरहपा के बारे में आ सकता है एग्जाम में कि जो सिद्ध साहित्य के जो सबसे प्रथम कवि हैं वो कौन है, तो यहाँ पर जो है सरहपा, ये जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम बात करें राहुल संगतयन की, तो राहुल संगतयन ने इन्हें जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है, और सर्वसम्मति से जो है इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है सरहपा को। इन्होंने जो है जातिवाद और ब्रह्मचारों पर जो है इन्होंने क्या किया है, प्रहार किया है। देहवाद की महिमा मंडन किया है, और सहज साधना पर भी इन्होंने जो है बल दिया है। महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति भी यहाँ प्राप्ति को जो है बल मिलता है। यहाँ से ये जो है इसको बल देते हैं। इन सब में जो है लुइपा का स्थान सबसे उच्च माना जाता है। अब जो है हम यहाँ पर बात करते हैं बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व की। अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो है साहित्य देश भाषा यानी कि जन भाषा में लिखा गया था। वही सिद्ध साहित्य कहलाता है जो है ये साहित्य जो है बिहार से लेकर के, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो हिंदी साहित्य में जो है सिद्धों का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से मिलता है, और ये जो है ये मुख्य रूप से भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। पूर्वी भाग की हमने बात करी तो पूर्वी भाग में जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ये बिहार से लेकर के असम तक फैला था, यानी कि ये जो आपका बिहार है, बिहार जो है वो पूर्वी मतलब पूर्व में आ जाता है, पूर्वी भाग में आ जाता है। तो ये जो है ये मुख्य रूप से भारत में बिहार से लेकर के असम तक फैला था।
राहुल संगतैन ने जो है 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें से हम देखते हैं सरहपा। ये जो है सरहपा, ये आरंभ सरहपा से जो है मतलब पहले जो है ये सिद्ध कवि माने जाते हैं सरहपा, और माना जाता है कि इनसे ही सिद्ध साहित्य का आरंभ हुआ था। अब जो है हम आगे देखते हैं, अगर हम आगे बात करें, हम आगे देखते हैं इसके बारे में, नाथ साहित्यों के बारे में। नाथ साहित्यों की हम बात करें तो सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ साहित्य यानी कि नाथ पंथ का उदय होता है। नाथों की संख्या जो है वो 9 मानी जाती है। यहाँ पर ये याद रखना है सिद्ध और नाथों के बारे में, सिद्धों की संख्या जो है वो 84 मानी जाती है। ये जो 84 संख्या है, यहाँ पर हमने मुख्य रूप से जो है हमने कवियों के बारे में बात करी कि जो आपको याद करना है तो सरहपा, सपरपा और लुईपा, डोम्बिपा, कुरीपा यानी कि कण्हापा, इनके बारे में जो है आपको याद रखना है। ये जो है ये मुख्य हैं, और पूरे के पूरे यहाँ पर जो 84 कवि माने गए हैं, इनको याद करना जरूरी नहीं है। अब जो है हम आगे बात करते हैं नाथों के बारे में, तो इनकी संख्या जो है वो 9 मानी गई है। इनका क्षेत्र जो है भारत का पश्चिमोत्तर भाग था। हमने सिद्धों में क्या बात करी कि यहाँ पर इनका जो क्षेत्र था वो पूर्वी भारत था, पूर्वी भाग था। पूर्वी भाग में जैसे हम देखते हैं कि बिहार से लेकर के असम तक ये फैला हुआ था। और सिद्धों के नाथों की अगर बात करें तो इसका जो क्षेत्र था ये जो था पश्चिमोत्तर भाग था। इन्होंने जो है सिद्धों द्वारा अपनाए गए पंचमाकारों का नकार किया है। नारी भोग का इन्होंने क्या, ये जो है नारी भोग का ये विरोध करते हैं। इन्होंने बाह्य आडंबरों तथा वर्णाश्रम का भी ये विरोध करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। नाथ जो है यानी कि नाथ साहित्य में जो है वहाँ पर जो है नारी भोग का विरोध किया जाता है। बाह्य आडंबरों और वर्णाश्रम का भी यहाँ पर विरोध किया जाता है। योग मार्ग तथा कृच्छ साधना का अनुसरण किया जाता है। ये ईश्वर को घट घटवासी मानते थे। ये गुरु को जो है गुरु को ईश्वर मानते थे। नाथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो गोरखनाथ माने जाते हैं, और इनकी रचना जो है गोरखनाथ की, इनकी रचना जो है गोरखवाड़ी है, गोरखवाड़ी नाम से प्रकाशित हुई है। तो ये चीज़ जो है ये आपको नाथ साहित्य के बारे में याद रखना है। नाथ साहित्य का उल्लेख जो है वो विभिन्न क्षेत्र के ग्रंथों में, जैसे योग में जैसे योग अर्थात हठ योग, तंत्र जो है तंत्र अर्थात अवधूत मत या सिद्ध मत, आयुर्वेद, रसायन चिकित्सा, बौद्ध अध्ययन, सहजयान, तिब्बती परंपरा, 84 सिद्धों में से, और हिंदी यानी कि आदिकाल के कवियों के रूप में इसकी जो है नाथ साहित्य की जो है चर्चा मिलती है। तो ये जो है हमने बात करी कि नाथ साहित्य जो है, नाथ साहित्य का विस्तार जो है इस यानी कि इसका जो क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक है, और इसके अंतर्गत जो है कौन कौन से कवि आते हैं, इसके बारे में जो है हमने बात करी। और सिद्धों के बारे में भी हमने बात करी। सिद्धों में जो है वो 84 कवि आते हैं। 84 में से जो आपके कुछ कवि हैं उनको याद रखना है। नाथों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। अब जो है हम देखते हैं इसके विशेषताओं के बारे में, नाथ साहित्य की विशेषताओं के बारे में। तो इसमें जो है ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है नाथों में, और इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। जैसे ही हम इसमें देखते हैं नाथों में कि यहाँ पर जो है नारी भोग का विरोध किया गया है नाथ साहित्य में, और बाह्य आडंबरों तथा वर्णाश्रम का भी यहाँ पर विरोध किया गया है। इसके बारे में जो है हम देखते हैं। तो ये जो है इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है। इस साहित्य में जो है गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया जाता था, और इस साहित्य में हठ योग का उपदेश भी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये जो है नाथ साहित्य की विशेषताओं की बात करी हमने। इसका रूपाख्यान जो है गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे जो बड़ी कमजोरी मानी जाती है। मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडलिनी जो है इन पांचों के संयम से जो है तरीकों को राजयोग, हठ योग व ज्रयान जप योग या कुंडल योग ये जो है कहा जाता है।
तो आज जो है हमने बात करी आदिकाल के बारे में। आदिकाल के अंतर्गत जो है हमने देखा कि किसने जो है किन किन कवियों ने किन किन नाम क्या क्या इसका जो है नामकरण किया है, किन किन नामों से जो है हम आदिकाल को जानते हैं, इसके बारे में हमने बात करी। और आदिकाल को जो है कितने भागों में कितने रूपों में बांटा जा सकता है, कितने रूपों में जो है बांटा गया है, तो इसके बारे में भी हमने बात करी। आज जो है हमने बात करी नाथ और साहित्य के बारे में। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें जो है हमने बौद्ध साहित्य और जैन साहित्यों की बात करेंगे। तो आज का सेशन जो है वो हम यहीं तक रखते हैं। सभी को थैंक यू, बाय बाय।